अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अपने एजेंटों के चेहरे मेरे लिए अजनबी नहीं थे। मैं उन्हें पहचान सकता था। ये बेगुनाह पाकिस्तानी था। दूसरी बात यह थी कि इसे मेरे अमाल की सज़ा मिल रही थी। इसको बचाना मेरा फ़र्ज बनता था। वैसे भी मैं खुद पाकिस्तानी था, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मैं अपनी आंखों के सामने एक पाकिस्तानी भाई पर जुल्म व तशद्दुद होते कैसे देख सकता था। इससे खाने में मुझे मालूम था कि खुफिया माइक्रोफोन ज़रूर लगे हुए हैं। वहाँ मैं इस बेगुनाह पाकिस्तानी से कोई बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मैंने अपने रवैये में यह ज़ाहिर किया कि मैं एक ज़िम्मेदार भर्ती अफसर हूँ और मुझे हर हालत में भारत माता का मफाद अजीज़ है। मैंने बेचारे पाकिस्तानी को एक तमाचा भी मार दिया। मैं 15-20 मिनट तक वहाँ बैठा पूछ गुछ करता रहा। पाकिस्तानी यही कहता रहा कि मुझे बेगुनाह पकड़ा गया है, मैं जासूस नहीं हूँ। मैं वीज़ा लेकर अपने मामू से मिलने आया था। वो रोए जा रहा था। मैंने उसकी गर्दन पर एक और मुक्का जड़ दिया और उठकर चला आया। खुफिया माइक्रोफोन के डर से मैं अपने आदमियों को यह भी ना कह सका कि इस पर मजीद तशद्दुद ना करना। दूसरे रोज़ मैंने मिस्टर टंडन को जो रिपोर्ट पेश की उसमें लिखा है कि मुझे यकीन है कि यह पाकिस्तानी जासूस है, बेहद तैयार और होशियार है। वो इतनी आसानी से नहीं बकेगा, लेकिन हमें उस पर थर्ड डिग्री आजमानी होगी। वो ज़रूर अपने साथियों का नाम बता देगा। मिस्टर टंडन ने मेरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे फाइल में लगाते हुए बोला, डीजी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दी है कि हमने सैरस के तखरीबकारी के जिम्मेदार पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं और उसे पूछगछ हो रही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके इस एजेंट के साथियों की निशानदेही होनी चाहिए, तभी हमारी खाल बच सकेगी, वरना प्राइम मिनिस्टर के अताब से हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। मैंने कहा, सर, मेरा ख्याल है कि थर्ड डिग्री को यह पाकिस्तानी एजेंट शायद ही बर्दाश्त कर सके। कल तक वो ज़रूर बग पड़ेगा। उस रोज़ भी बेचारे बेगुनाह पाकिस्तानी पर मेरी आंखों के सामने बेहद तशद्दुद किया गया। थर्ड डिग्री एक भयानक तशद्दुद है जिसके बारे में सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि उसे बड़े से बड़ा डाकू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस दुबले पतले पाकिस्तानी में इतनी सख्त कहाँ थी भला। जब थर्ड डिग्री तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तानी नौजवान बेहोश हो गया। उसे होश में लाने के बाद तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बेचारा ऊँट की तरह बिलबिलाने लगा। जब उसके पेट पर लकड़ी से ज़रबें लगाई गईं तो उसकी चीखें निकल गईं और वो एक बार फिर बेहोश हो गया। मुझसे यह दिलदोज मंजर नहीं देखा जाता था, मगर देखना ही पड़ रहा था। ये बदकिस्मत पाकिस्तानी लाहौर से दिल्ली अपने जिस मामू को मिलने आया था, उनमें से किसी ने उसकी पैरवी नहीं की थी। वो खुद सहमे हुए थे कि कहीं उनके सारे खानदान को जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़कर जेल में सड़ने के लिए न डाल दिया जाए। आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि जब भारत में किसी पाकिस्तानी को जासूसी के इल्ज़ाम में ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता है तो उस पर क्या क़यामत नहीं गुजरती। वहाँ उसका कोई वली वारिस, कोई पुरसान हाल नहीं होता। उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। उसकी ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं होती है। उसे सिर्फ इस हद तक ज़िंदा रखा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले सके और अपने साथियों के नाम पते बता दे। पंजाब और यूपी की जेलों में से कई बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं जिनको जासूस होने के झूठे इल्ज़ाम में पकड़कर उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया कि इस तशद्दुद की ताब न लाते हुए शहीद हो गए और उनकी लाशों को वहीं जेल के अंदर गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया। जो सख्त जान थे वो मजदूरी के आलम में अब भी भारतीय जेलों में सिसक सिसक कर जी रहे हैं। उनमें कोई नाबीना हो चुका है, किसी की टांग कट गई है और कोई बाजू से महरूम हुआ है और मौत का इंतज़ार कर रहा है। उस नौजवान पाकिस्तान का अंजाम भी मेरी आंखों के सामने था, जो एक इंतहाई दर्द अंगेज अंजाम था और जिससे मैं हर हालत में उसे बचाना चाहता था। इस पाकिस्तानी नौजवान ने अपना नाम जमील अहमद बताया था। थर्ड डिग्री के तशद्दुद की वजह से बदनसीब पाकिस्तानी जमील अहमद की हालत इतनी ख़राब हो गई कि लगता था कि वो थोड़ी देर बाद मर जाएगा। मेरे इमा पर उस पर तशद्दुद का सिलसिला रोक दिया गया। मैंने टंडन साहब को बताया कि ख़तरा है कि पाकिस्तानी एजेंट मर जाएगा, इसलिए 2 रोज़ तक उसे कुछ न किया जाए। इसके बाद हम तशद्दुद का सिलसिला फिर से शुरू कर देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2 दिनों के बाद ये पाकिस्तानी हमें सब कुछ बता देगा। मिस्टर टंडन ने थर्ड डिग्री तशद्दुद को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया। अब इन 2 दिनों में मुझे मिस्टर टंडन से निजात हासिल करना थी। हालात का पूरा जायजा लेने के बाद मैंने महसूस किया कि टंडन को अगर बाहर किसी जगह हलाक करता हूँ
तो मेरे पीछे लगे हुए जासूस की रिपोर्ट मुझे उसके कत्ल में फंसा सकती थी। मेरे सामने अब सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मिस्टर टंडन को उसके ऑफिस में ही ख़त्म कर दिया जाए। यह इतना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो मुझ पर शुबा नहीं किया जा सकता था। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। मेरे जहन ने तमाम हालात को सामने रखते हुए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। आखिर मैंने एक तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। हालात को देखते हुए एक तरकीब ऐसी थी जिस पर मैं अमल कर सकता था। इस वक्त मुझे जहरीले शिकार बहुत याद आ रहे थे, चुनाचे मैंने एक ऐसा ही जहरीला शिकार खुद तैयार करने का फैसला किया था। सारी स्कीम मेरे जहन में थी। उस स्कीम पर अमल करने से एक अहम तरीन फ़ायदा यह था कि मुझ पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। यूं सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। सही नेट जहर सबसे ज़्यादा सरीउल असर और मोहलक जहर है, और हमारी इंटेलिजेंस की लेबॉर्ट्री में यह जहर जर्द रंग के ज़र्राती सफ़ाव की शक्ल में मौजूद था। लेबॉर्ट्री में आते जाते मैंने उसे एक अलमारी में शीशी में पड़े देखा था। उसके बाहर सही नेट लिखा हुआ था। सुबह दफ्तर लगने के आधे घंटे बाद तक लेबॉर्ट्री का स्टाफ नहीं आता था। इस दौरान जुम्मेदार लेबॉर्ट्री खोलकर उसकी सफाई वगैरह करके चला जाता था। ये वो वक्त था जब मुझे लेबॉर्ट्री से साइनाइड जहर की बहुत ही कलील मिकदार चुरानी थी। रात को मैंने 11 बजे के बाद बांस से रब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर शायद मौसम की खराबी के बांस मैं ऐसा न कर सका। यह पहला मौका था कि खराब मौसम मेरे और बांस के दरमियान हायल हुआ था। दूसरे दिन सुबह मैं वक्त पर दफ्तर पहुंच गया। तिवारी अभी तक नहीं आया था। मैंने कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर तय करके जेब में रखा और लेबॉर्ट्री की तरफ टहलता टहलता चल पड़ा। लेबॉर्ट्री मेरे कमरे से एक ब्लॉक छोड़कर उसी बिल्डिंग में वाक़ थी। लेबॉर्ट्री खुली पड़ी थी। चपड़ासी अभी नहीं आया था। मैं यूं अंदर दाखिल हो गया जैसे मुझे किसी शय की तलाश हो। मैं उंगली पर बार बार फूंके मार रहा था कि अगर फ़र्ज करें कि कोई आ गया तो उसे कहूँगा कि उंगली दर्द कर रही है। स्प्रे लगवाने आया था, मगर लेबॉर्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता सीधा कोने वाली बड़ी अलमारी की तरफ गया। जेब से रुमाल निकाल कर अलमारी का दरवाज़ा खोला। रुमाल ही की मदद से सही नेट की शीशी का ढकना खोलकर एक रत्ती से भी कम मिकदार में सही नेट के चंद ज़रात कागज़ पर गिरे। शीशी बंद करके अलमारी में वहीं रखी। रुमाल से उसे दोबारा साफ कर दिया। कागज़ तय करके जेब में डाला। अलमारी बंद कर दिया और अपनी उंगली को दूसरी उंगली से रगड़ता फूंके मारता अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खुशकिस्मती से इस दौरान किसी से आमना सामना न हुआ। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। उस रोज़ जब मिस्टर टंडन ने रोज़मर्रा मीटिंग के लिए अपने कमरे में बुलाया तो मैं उसके सिगार पीने के अंदाज को गौर से देखता रहा। यह बात मुझे पहले मालूम थी कि मिस्टर टंडन बेतहाशा सिगार पीते थे। उनकी मेज़ पर दाएं जानिब अखरोट की लकड़ी के बने हुए एक सिगार बक्स में मैडोना के सिगार हर वक्त पड़े रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाते थे। मिस्टर टंडन दफ्तर के औकात में सुबह से शाम तक 15-20 सिगार पी जाते थे। उस शाम मैं दफ्तर से सीधा घर जाने की बजाय फूड स्टोर में चला गया। अपने लिए चाय का पैकेट, सिगरेटों का कार्टन और शेविंग सोप खरीदा और साथ ही मैडोना सिगारों का एक पैकेट भी खरीद लिया। मैं इतना अहमक नहीं था कि सारे का सारा पैकेट अपने साथ घर ले जाता। रास्ते में एक वीरान जगह देखकर मैंने पैकेट में से 2 सिगार निकालकर जेब में रखे और बाकी सिगारों को तोड़ मरोड़ कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वहां से मैं सीधा तुगलक रोड पर आ गया जहाँ केमिस्टों की दुकानें थीं। यहाँ से मैंने टीका लगाने वाला एक सिरिंज खरीदा और घर आ गया। मैं जानबूझकर घर लेट पहुंचा ताकि अगर सजाता आई हुई हो तो मेरा इंतज़ार करने के बाद वापस चली जाए। रात को जब खान समा और नौकरानी सब चले गए तो मैं दरवाजे बंद करके बेडरूम में बैठ गया। शीशे के एक छोटी प्लेट में ताज़ा पानी के चंद कतरे टपका कर उसमें साइनाइड के ज़रात मिले। फिर उन्हें आहिस्ता से हिलाया। जब जहर के ज़रात पानी में घुल गए तो सिरिंज की बारीक सुई से जहर को ऊपर खींच लिया। यह जहर मिकदार में इतना ही था कि सिरिंज की सुई में ही रहा। अब मैंने मैडोना सिगार पर चढ़ा हुआ सेलोफेन कागज उतार दिया जिस रुख सिगार सुलगाया जाता है। उस रुख सिरिंज की सुई को दरमियान में अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाकर सारा जहर सिगार के अंदर दाखिल कर दिया। जहरीला सिगार तैयार था। दूसरे सिगार को मैंने चूरा चूरा करके फ्लैश में बहा दिया। जहर वाले सिगार को सेलोफेन कागज में लपेट कर अपने सरहाने के नीचे रख लिया और अपनी स्कीम पर मजीद गौर करते हुए सो गया। सुबह जब नाश्ते के बाद दफ्तर गया तो जहरीला सिगार मेरे साथ था। मिस्टर टंडन का कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। बड़ा अफसर था।
उसका चिपड़ासी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था, चुनाचे वो भी देर से आता था। ये बात मेरे हक में बहुत अच्छी साबित हुई। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंचा, टंडन और उसके चिपड़ासी में से कोई भी ना आया था। मैं सीधा मिस्टर टंडन के एयर कंडीशन कमरे में चला गया। जहरीला सिगार मेरी जेब में था। मैंने जाते ही रुमाल अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट कर मेज वाले सिगार बेस को खोला। बक्स में सिर्फ 4-5 सिगार ही बाकी रह गए थे। मुझे खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि इस लिहाज से मिस्टर टंडन की मौत ज़्यादा दूर नहीं थी। ये तमाम सिगार मैडोना के थे। मैंने रुमाल की मदद से जेब से मैडोना का सिगार निकाला। उसे थोड़ा पोंछ करके अगर कहीं मेरी उंगलियों के निशान रह गए हैं तो वो भी दूर हो जाएं। फिर सिगार बक्स में इस जविये पर रख दिया कि सबसे पहले टंडन का हाथ इस सिगार पर पड़े। इसके बाद सिगार बक्स को बंद करके रुमाल से पोंछा और कमरे में से बाहर राहदारी में निकल आया। राहदारी खाली पड़ी थी। यह मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन अगर कोई इस वक्त मुझे मिस्टर टंडन के कमरे से निकलते देख लेता तो मेरे लिए उसे भी कत्ल करना ज़रूरी हो जाता। मैं समझता हूँ कि यह उस शख्स की खुशकिस्मती थी कि जिससे मेरा आमना सामना नहीं हुआ था, वरना उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो एक तरह से गवाह बन जाता जिसने मिस्टर टंडन की मौत से पहले मुझे उसके कमरे से निकलते देखा था। कई उलझनें पैदा हो सकती थीं, मगर वो आदमी बच गया और वो मेरे सामने ना आया। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा तो मेरी जान में जान आई। मैं गोया टाइम बम लगा आया था। अब उसे वक्त पर पड़ना और मेरे सबसे बड़े और ख़तरनाक दुश्मन को मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना था। मैंने थर्मास में से बर्फ़ वाला ठंडा पानी निकाल कर पिया, फिर सिगरेट सुलगाया और यूं ही एक फाइल लेकर मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में चला गया। अब मेरी सारी तवज्जो उस जानिब थी कि मिस्टर टंडन दफ्तर में पहुंचा है या नहीं। उसके आने का वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आ रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ताहम किसी से पूछना भी नहीं चाहता था कि मिस्टर टंडन क्यों नहीं आ रहे। मैं अपनी मेज़ पर बैठा फाइल पर काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मिस्टर टंडन आज दफ्तर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत खराब है। मेरा चेहरा ये सुनते ही उतर गया। अब वो जहरीला सिगार मुझे टंडन के कमरे में जाकर वापस लाना था, मगर अब टंडन का चिपड़ासी आ गया था और वो कमरे के सामने बेंच पर चौकस बैठा था। मैं उसके सामने टंडन के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता था। मैंने अपना प्रोग्राम अगले रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया था। दोपहर के बाद मैं कुछ कागजात लिए खुद मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र मिस्टर टंडन पर पड़ी। सुनहरी ऐनक लगाए खद्दर के अंग्रेजी लिबास में ये भद्दे जिस्म और छोटी छोटी मकार चमकीली आंखों वाला इंटेलिजेंस चीफ हाथ में ब्रीफ केस लिए राहदारी में चला रहा था। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैं उसके साथ साथ मौत को भी आता देख रहा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, सर अब आपकी तबीयत कैसी है? मिस्टर टंडन ने बनावटी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूँ। सुबह सर में दर्द था, अब सोचा घर में बैठकर क्या करूँगा, बस दफ्तर चला आया। मैंने अपने दिल में कहा, तेरी मौत तुझे खींच रही है, बदकिस्मत इंसान, वरना तू यहाँ क्यों आता? मिस्टर टंडन का चिपड़ासी दरवाज़ा खोले एक तरफ खड़ा था। टंडन अपने कमरे में चले गया और मैं तिवाड़ी के कमरे में आ गया। मैंने उसे बता दिया कि मिस्टर टंडन आ गए हैं। वो सीधा होकर बैठ गया। ये क्यों आ गया है? उसे दफ्तर के बगैर चैन क्यों नहीं आता? हरोथ की सेक्रेटरी ने बेजारी से कहा, कैप्टन ये तुम क्या लाए हो? मैंने कागज दिखाते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी ये 10 खत पहचानते हो? मेरा ख्याल है नकली हैं। 10 खत डीजी रामामूर्ति के थे, बिल्कुल असली थे। मैं वैसे ही बहाना बना रहा था। तिवाड़ी ने कागज हाथ में लेकर गौर से 10 खत देखे और बोला, बिल्कुल रामामूर्ति साहब के हैं। तो मैं कैसे ख्याल आ गया कि ये नकली हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तिवाड़ी साहब आपको तो मालूम ही है आजकल हालात कैसे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैंने तिवाड़ी को अपने पैकेट में से सिगरेट पिलाया और कागज हाथ में लिए गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं कंखियों से मिस्टर टंडन के कमरे की तरफ देख रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि कुर्सी पर बैठते ही उसने जहरीला सिगार उठाकर सुलगा लिया हो और अब तक वो अंदर मर भी चुका हो। चिपड़ासी बाहर बेंच पर चाकू चौबंद होकर बैठा था। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। कई बार चाहा कि टंडन साहब को फ़ोन करूं, यूं ही पूछूं कि आज मीटिंग किस वक्त लेंगे, ये मालूम करूं कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, मगर मैं हर बार फ़ोन करते करते रुक जाता। अचानक फ़ोन की घंटी बोल पड़ी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से टंडन साहब भी बोल रहे थे। कम बखत अभी तक जिंदा था। उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था।
मैं कैसे इनकार करता। सोचा जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर उसने मेरे सामने भी सिगार सुल गया तो उसकी मौत आनन फानन वाकई हो जाएगी और वो किसी को पुकार भी नहीं सकेगा। मैं शोर मचा दूंगा कि टंडन साहब को कुछ हो गया है। इतना मुझे मालूम था कि साइनेट जहर को अगर तंबाकू में मिला दिया जाए तो पोस्टमार्टम करते वक्त मौत की वजह जहर खुरानी दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केस में आमतौर पर यही समझा जाता है कि आदमी की मौत दिल की हरकत बंद हो जाने से वाकई हुई है। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि टंडन की मौत के वक्त मैं उसके पास मौजूद हूँ। फिर ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि वो अभी जहरीला सिगार ना पिए। उस सिगार की बारी कहीं दोपहर के बाद या शाम के वक्त है। मैं टंडन साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी पहले मौजूद था। मैं परेशान सा हो गया। तिवाड़ी को वहाँ नहीं होना चाहिए था, मगर मैं उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता था। मैंने टंडन को नमस्कार किया और खामोशी से उनके सामने वाली कुर्सी पर तिवाड़ी के पास ही बैठ गया। आप मिस्टर टंडन के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, मगर वो हमें इशरार करके सिगरेट पीने पर मजबूर कर देता था। मिस्टर टंडन हस्बे मामूल सिगार मुंह में लगाए हुए था। सिगार आधे से ज़्यादा जल चुका था, जिसका मतलब यह था कि यह जहरीला सिगार नहीं था। मिस्टर टंडन ने मीटिंग शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल पर तबादला शुरू हो गया। फाइलें खुल गईं। पुराना रिकॉर्ड हवाले के लिए देखे जाने लगे। मेरा ध्यान टंडन के सिगार की तरफ था जो जल चुका था। टंडन ने सिगार एस्ट्रे में मसल दिया, फिर सफ़ेद रुमाल होंठों पर फेरा और दफ्तरी बहस मुबहसे में मसरूफ़ हो गया। मुझे यकीन था कि वो अभी बक्से में से सिगार निकाल कर सुलगाएगा और पहले ही कश के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कश के साथ ही वो मेज़ पर मुंह के बल गिर पड़ेगा, मगर वो अपने काम से लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ सिगार बक्स की तरफ गया। उसमें देखे बगैर उसने मैडोना का पतला लंबा सिगार निकाला। सारे सिगार एक ही तरह के थे। मैं पहचान न सका कि यह मेरा सिगार है या पहले से पड़े हुए सिगारों में से एक सिगार है। मेरे दिल की धड़कन कदरे तेज हो गई। टंडन साहब ने बातें करते हुए लेटर से सिगार सुलगाया और उसके एक दो कश खींचे और बातें करने लगे। सिगार उनकी उंगलियों में सुलग रहा था। मेरी सारी तवज्जो सिगार की तरफ थी। उसने थोड़ी देर के बाद मजीद दो कश लगे। अब वो मर जाएगा, सर आगे को डालकर मेज पर गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा न हुआ। देखते ही देखते सिगार आधा खत्म हो गया। यह भी जहरीला सिगार नहीं था। इसके बाद मीटिंग खत्म हो गई और हम अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे अजीब किस्म की बेचैनी लगी हुई थी। थर्मास में से कई बार ठंडे पानी के घोंट पी चुका था। तनाव की वजह से हल्क बार बार खुश्क हो रहा था। दो एक बार उठकर बाथरूम में जाने के बहाने टंडन के कमरे के आगे से गुजरा। हर तरफ खरियात थी। मैं ये खरियात नहीं देखना चाहता था। दोपहर के 2:45 बज रहे थे कि राहदारी में मुझे कुछ शोर सा सुनाई दिया। फिर कोई भागता हुआ मेरे कमरे के आगे से गुजर गया। इतने में एक आवाज़ बुलंद हुई, एम्बुलेंस को बुलाओ कांतीलाल, जल्दी करो। मैं समझ गया, फौरन उठकर कमरे से बाहर निकला। उस वक्त तिवाड़ी भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। क्या हो गया है, शोर क्यों मचा रहे हो? मिस्टर टंडन के चिपड़ासी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। सरकार, गजब हो गया, टंडन जी बेहोश पड़े हैं। हम भागकर मिस्टर टंडन के कमरे में गए। मिस्टर टंडन इस तरह कुर्सी पर पड़ा था कि सर मेज के साथ लगा हुआ था। ऐनक एक तरह से भींच गई थी और जलता हुआ सिगार मेज पर रुड़े कर एक फाइल के नीचे आ गया था। सिगार की वजह से कागज भी सुलगने लगा था। मैंने लपे कर सिगार को उठाया और एस्ट्रे में डाल दिया। टंडन जी को क्या हो गया? तिवाड़ी ने टंडन के सर को पीछे कुर्सी के साथ लगाया तो वो लुढ़क कर सीने से जा लगा। मैंने कहा, टंडन जी बेहोश हो गए हैं, मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ा है, फौरन अस्पताल फ़ोन करो। मैंने तिवाड़ी के जाते ही पहला काम यह किया कि जहरीले सिगार को बुझाकर अपनी जेब में डाल लिया। इतने में दफ्तर के दूसरे लोग भी घबराए हुए कमरे में आ गए। एम्बुलेंस बाहर पहुंच चुकी थी। साहब ने टंडन जी को उठाया और बाहर लाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। मैंने टंडन के जिस्म को हाथ लगाते हुए महसूस कर लिया था कि वो मर चुके हैं, मगर इन सब लोगों का यही ख्याल था कि वो दिल के दौरे की वजह से बेहोश हो गए हैं। मैं और तिवाड़ी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल गए। अस्पताल में उस वक्त मिस्टर टंडन को इमरजेंसी वार्ड में लिटाकर डॉक्टर ने स्टेथियोस्कोप लगाकर देखा और सर को नफ़ी में हिलाते हुए बोला, ये तो मर चुके हैं, सॉरी। मैं भाग कर एक और डॉक्टर को ले आया। उसने भी चेकिंग करने के बाद यही कहा कि यह शख्स मर चुका है। इतने में पुलिस के 2 सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने हमसे पूछगछ शुरू कर दी कि आप लोग उसे कहाँ से लाए हैं, यह कौन है, इसे क्या हो गया था, वगैरह वगैरह।
मिस्टर तिवाड़ी ने उन्हें बताया कि मिस्टर टंडन सेंट्रल गवर्नमेंट के आला अफसर थे। सिपाही बोला, लाश का पोस्टमार्टम हो गया। तिवाड़ी ने झिंझलाकर कहा, अरे चाहे जो करना है कर लेना, पहले मुझे इसके घर वालों को तो इतला करने दो। वो मेज की तरफ फोन करने बढ़ा। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखों पर रख लिया और यूं ही सिसकियां लेनी शुरू कर दी। हालांकि मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, मगर मैं यही जहर कर रहा था जैसे मुझे मिस्टर टंडन की मौत का बेहद गम है। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे जहरीले सिगार का हरबा कामयाब रहा था। अब मैं खुद इस किस्म का सिगार तैयार कर सकता था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में से कुछ खौफजदा भी था। मुमकिन था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जाहिर कर दिया जाए कि मिस्टर टंडन को साइनाइड जहर देकर हलाक किया गया है। ऐसी सूरत हाल में दफ्तर में तफ्तीश का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता और मुझसे भी पूछगछ हो सकती थी, क्योंकि मिस्टर टंडन के साथ उस रोज़ हमने मीटिंग भी की थी। बचा हुआ जहरीला सिगार अभी तक मेरी जेब में था। अब उसे ज़ाय करने का मरला आ गया था। मैं मुंह धोने के बहाने इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में घुस गया। सबसे पहला काम मैंने यह किया कि लेट्रिन में जाकर सिगार को चूरा चूरा करके फ्लश में बहा दिया। फिर बाहर आकर मुंह धोया और जल्दी से बाहर आ गया। मैंने मसल मसल कर अपनी आंखें लाल कर ली थीं। थोड़ी ही देर बाद टंडन के घर वाले और दफ्तर के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। डीजी मिस्टर रामामूर्ति भी वहां आ गए। एक कोहराम सा मच गया। टंडन की बीवी, लड़की और लड़के धाड़े मार कर रो रहे थे। मैं भी एक तरफ दीवार से लगकर आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था। इतने सारे लोग रो रहे हों तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हालांकि मुझे टंडन की मौत की खुशी थी, मगर बाकी लोगों की यह गिरियावजारी की वजह से मेरे भी आंसू निकल आए थे। और यह एक तरह से अच्छा ही हुआ था। मेरा इस वक्त रोना बहुत ज़रूरी था। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने ले जाई गई। घर वाले पोस्टमार्टम के हक में नहीं थे, मगर डीजी रामामूर्ति और हेडक्वार्टर के दूसरे अफसर हर हालत में पोस्टमार्टम कराना चाहते थे। उन्होंने टंडन के लवाकिन से कहा कि चूंकि टंडन साहब इंटेलिजेंस के चीफ थे, इसलिए हुकूमत की जानब से खसूसी अहकाम जारी हुए हैं कि पोस्टमार्टम ज़रूर कराया जाए ताकि टंडन की मौत की असल वजह मालूम हो सके। चूँकि भारत की वजारत दाखिला ज़ाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रही थी, इसलिए रात के 8 बजे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उस वक्त तक मेरी जान गोया सूली पर लटकी हुई थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिस्टर टंडन की मौत की वजह हरकत कल्ब का बंद हो जाना बताई गई थी। मुझे आज भी यकीन है कि यह रिपोर्ट हुकूमत के दबाव की वजह से तेज़ी से तैयार की गई थी, वरना यह नामुमकिन था कि पोस्टमार्टम में मिस्टर टंडन के फेफड़ों से साइनाइड जहर के असरात का सुराग न मिलता। बहरहाल ये रिपोर्ट मेरे हक में थी। दूसरी सूरत में मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने का इम्कान था। इस रिपोर्ट के बाद दफ्तर में हर किसी की ज़बान पर यह था कि टंडन साहब सिगार बेतहाशा पीते थे, इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैंने इस गुमान को यकीन में बदलने के लिए यह कह दिया कि टंडन जी ने दो एक बार सीने में दर्द की शिकायत की थी। मिस्टर टंडन ने मेरे सर पर जो तलवार लटका रखी थी, उससे मुझे निजात मिल गई थी। मेरा ख्याल था कि तिवाड़ी इस अमर से आगाह था कि टंडन साहब ने मेरे पीछे मुसलसल आदमी लगा रखे हैं। ताहम मैं अब भी चौकस था और ऐसी कोई हरकत करने को तैयार न था जो मुझे किसी जाल में उलझा देती।